देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों का भाग नंबर 3। तो आज हमारे अधिगम के सिद्धांत पूरे ख़त्म हो जाएंगे इस क्लास में। तो जिस बच्चे ने अभी तक अधिगम के सिद्धांतों के बारे में या उससे पहले की 7 क्लासों को नहीं देखा है, वो एक बार शुरू से ही मनोविज्ञान को पूरा देखेंगे, क्लास नंबर 1 से लेकर के, और जो रेगुलर आपकी क्लासें चल रही हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, वो रीट मेंस और रीट प्री जो सिलेबस बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसको मैं टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इन नोट्सों को भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से आप लोग। ठीक है, और घर बैठे निःशुल्क तैयारी कीजिएगा आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। शेष बचे हुए जो अधिगम के सिद्धांत हैं हमारे, उनमें अब हम शुरू करते हैं रचनात्मकता या निर्मितिवाद सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था साथी, वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इस सिद्धांत को हम जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक या निर्मितिवाद अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अब समझिए आप लोग, संरचनात्मकता का मतलब क्या होता है, यानी ज्ञान की संरचना करना या ज्ञान का निर्माण करना। संरचना मतलब किसी चीज़ को बनाना, उसका निर्माण करना, उसकी स्ट्रक्चर बनाना, तो वह है हमारा संरचनात्मकता। संरचनात्मकता जो शब्द है उसकी उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक शब्द से हुई है, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। इसलिए जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, ये आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, ये आप लोग याद रखना, ये जेरोम ब्रूनर साहब का है। और जेरोम ब्रूनर साहब से अभी एक रेट में प्रश्न भी पूछा गया था, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसा आया था। वो शिक्षण विधियों को लेकर आया था। ब्रूनर का मानना है कि बालकों को जब इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सकें, तो बालकों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी प्रकृति और संरचना से बालकों को अवगत कराया जाना चाहिए। यानी बच्चों को उस तरीके से किसी भी पाठ का अध्ययन करवाया जाए कि बच्चे खुद उस चीज़ के प्रति संरचना करना सीख जाएं, खुद अपने ज्ञान का उपयोग करें। ऐसा करने से उनमें क्या क्या चीज़ों का विकास होगा, सबसे पहले तो उनको सीखना सरल हो जाएगा। बालक रुचि के साथ साथ अधिगम भी करने लगेगा। ऐसा करने से यदि बच्चा खुद अपने ज्ञान का उपयोग करके सीख रहा है तो उसका ज्ञान स्थायी होता है, और ऐसा करने से अधिगम का स्थानांतरण भी हो जाता है। अधिगम स्थानांतरण में सहायता होती है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के बारे में। ठीक है, बालक निर्मितवादी बनता है। कैसा बनता है? निर्मितवादी बनता है। अब निर्मितवाद की कुछ बातें भी आपको याद रखनी है कि निर्मितवाद जो होता है वो एक छात्र केंद्रित है। ठीक है, निर्मितवाद छात्र केंद्रित क्रिया है। इसमें बालक स्वयं ज्ञान की संरचना अथवा ज्ञान का सृजन करते हैं। नवीन ज्ञान का सृजन जो है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। निर्मितिवाद जो है पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है। यह अर्थपूर्ण अधिगम है। ये कैसा है? अर्थपूर्ण अधिगम है। और यह खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है, जिसमें छात्रों की सक्रियता अनिवार्य है, यानी ये बच्चों की सक्रियता पर ज़्यादा बल देता है। ये ज्ञान की पर्याप्तता की जांच भी करता है। तो ये इसकी विशेषताएं याद रखना। ये ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है। ये बालकों में जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करता है। ये बालकों में आपसी सहयोग और साझेदारी की भावना जागृत करता है। और सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक जो है बालकों के साथ में संवाद कर सकते हैं। निर्मितिवाद के अंतर्गत बालक जो है वो पाठ्यपुस्तक की सहायता कभी नहीं ले सकते। निर्मितिवाद में पाठ्यपुस्तक की सहायता नहीं लेगा बच्चा, बिल्कुल भी किताब का सहारा नहीं लेगा। उसका कारण क्या है? निर्मितिवाद है, वो खुद अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। शिक्षक की भूमिका जो होगी केवल एक सुविधा प्रदाता या सरलीकरण के रूप में, या फिर एक सुगमकर्ता के रूप में। थोड़ा सा टीचर का सहारा लेगा मात्र। टीचर उसको गाइडेंस कर देगा, बाकी काम कौन करेगा? बालक ही करेगा। शिक्षक बालकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करेगा और बच्चा उसका क्या करेगा? सॉल्यूशन करेगा। शिक्षक के द्वारा बालकों के समूह बना करके प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाती है, और छात्र उस समस्या पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करते हुए उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। तो यही सिद्धांत बताता है इसमें। अब निर्मितिवाद के कई प्रकार भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ये कंटेंट लिया है पॉइंट। तो देखिएगा, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है
पेपर में एग्जामिनर इसका कोई पता नहीं चलता, इसलिए मैंने जहाँ तक कोशिश हो सकी हर चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा संज्ञानात्मक निर्मितिवाद। तो ये संज्ञानात्मक निर्मितिवाद जो छात्र साथियों वो जीन पियाजे ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक वातावरण के साथ अंतक्रिया करता है तथा ज्ञान का निर्माण करता चला जाता है। इसमें ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है। दूसरा प्रकार है सामाजिक निर्मितिवाद। तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक कारक व भाषा के द्वारा होता है। ये क्या कहते हैं कि भाई बच्चे में जो ज्ञान है वो सामाजिक कारक और भाषाओं के द्वारा बच्चे में ज्ञान होता है। और तीसरा है हमारा त्रिज्यीय निर्मितिवाद। ये त्रिज्यीय निर्मितिवाद जो है भी हमने पढ़ा है, ये जेरोम ब्रूनर का पढ़ा था। और इसके अनुसार क्या कहते हैं वो कि ज्ञान जो है व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है जो बालक को विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं इस अधिगम की क्या क्या सीमा अवस्था है। अवस्था यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है जेरोम ब्रूनर की, और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग निशान लगा लीजिएगा। सबसे पहली अवस्था है विधि निर्माण पर आधारित अधिगम की अवस्था। इसको हम क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनएक्टिव एज, इनएक्टिव स्टेट। तो ये 0 से लेकर के 2 वर्ष के मध्य में होती है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं या फिर ज्ञानेंद्रिय व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम करता है। इसमें इस अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष तक होगा, तो इसमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करेगा, अधिगम करेगा। वो है हमारी विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, और इसी को बोलते हैं क्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में भी आपसे नाम पूछा जा सकता है इनएक्टिव स्टेज। दूसरी अवस्था बताई थी प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था। इसको हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में नाम पूछे तो आइकॉनिक। और इसकी उम्र कितनी है, 3 से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। इसमें बालक मूर्त प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अधिगम करता है। कैसे करता है, मूर्त प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। तीसरे नंबर पर है चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, यानी इसको सांकेतिक अवस्था कहते हैं। इसमें सिंबॉलिक इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसमें किशोर चिन्ह व प्रतीक तथा अमूर्त चिंतन के द्वारा अधिगम करता है। केवल प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ही समझ जाता है इस अवस्था। अगला है हमारा आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है आशुबेल का, डेविड आशुबेल। अब देखिएगा डेविड आशुबेल और जेरोम ब्रूनर के जो सिद्धांत है उनमें बहुत समानता है, केवल एक ही चीज़ पर नहीं बनी थी इनमें। सुनिएगा, डेविड आशुबेल और जेरोम ब्रूनर दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, और दोनों के सिद्धांत में अर्थपूर्ण अधिगम और खोजपूर्ण अधिगम पर बल दिया है। तो इन दोनों के सिद्धांत में लगभग समानता है, केवल एक चीज़ की विषमता है, एक चीज़ अलग है कि जेरोम ब्रूनर क्या मानते थे। जेरोम ब्रूनर का मानना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम जो सीखता है वो आगमनात्मक तरीके से सीखता है। ठीक है, यानी कि आगमनात्मक तरीके से सीखता है, यानी उसमें आगमनात्मक जो क्रिया है वो करता है। जबकि आशुबेल का मानना है कि बालक जो है वो अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से सीखता है। और आपको आगमनात्मक और निगमनात्मक जो शिक्षण की विधियां हैं साथियों आपको पढ़ाई जाएंगी हिंदी के अंदर, चिंता मत कीजिएगा, इसका भी नंबर आएगा। तो इतना ही याद रखना है, फिलहाल में आपको समझ में आएगा। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो एक एक चीज़ बारीकी से समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है। तो ब्रूनर कहते हैं कि बालक में जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है वो आगमनात्मक तरीके से होता है, और आशुबेल कहते हैं कि बालक में अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से होता है। तो ये दोनों ही लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये पूछ लिया भी गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा था। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। इसको बोलते हैं हम जीवन दायरा सिद्धांत, और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना इम्पोर्टेंट भी है। ये जीवन दायरा सिद्धांत बोल सकते हैं उसको हम, या फील्ड और लाइफ स्पेस थ्योरी। इसी का अन्य नाम और है सदिश व कर्षण का सिद्धांत। सदिश व कर्षण का सिद्धांत यानी वेक्टर एंड बैलेंस थ्योरी। इसी को हम तल रूप सिद्धांत भी बोलते हैं, टोपोलॉजी थ्योरी। तो इसके आपको नाम याद रखने, नाम भी कई हैं इसके, जीवन दायरा सिद्धांत, सदिश व कर्षण सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत। इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है कर्ट लेविन का। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो है व्यक्ति तथा वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि भाई जो अधिगम होगा व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति का जो अधिगम है वो वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। अगर वातावरण में अंतक्रिया नहीं करेगा तो व्यक्ति को अधिगम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक समीकरण भी दिया था, L = F किसका प्रतिफल है, पर्सन यानी व्यक्ति एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का गुणनफल भी है। तो मैंने इन चारों को यहाँ पर सिंबल के रूप में भी दिखाया गया है, आप लोग इनको समझ सकते हैं।
एल का मतलब होता है लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखना, फील्ड का मतलब क्षेत्र, पी का मतलब होता है साइकोलॉजिकल पर्सन यानी उनका व्यक्तित्व, और ये है हमारा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी वातावरण। तो ये आपको याद रखना सिंबल भी। इस सिद्धांत के अनुसार या इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्ट लेविन के द्वारा 3 संप्रत्यय बताए गए थे, और वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना। पहला तो है क्षेत्र, जिसको हम जीवन दायरा कहते हैं। जीवन दायरा का मतलब है ये व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। आपने सुना होगा F=P.E, ठीक है ना, ये प्रतिफल होता है। प्रतिफल के लिए या गुणनफल के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो संप्रत्यय है वो है सदिश व कर्षण। अब देखिएगा सदिश का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब समझिए। यह दोनों शब्द भौतिक शास्त्र और मैथेटिक्स से लिए गए हैं। किससे? मैथेटिक्स से। अब यहाँ पर आपको सदिश का मतलब समझना है कि सदिश है व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। सदिश क्या है? व्यक्ति की वो शक्ति होती है जो या तो उसको लक्ष्य के पास ले जाएगी या फिर लक्ष्य से दूर ले जाएगी, वो हमारा सदिश है। जबकि कर्षण का मतलब वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है? कर्षण कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तलरूप। तलरूप के बारे में या टोपोलॉजी के बारे में देखिएगा। तलरूप संप्रत्यय या फिर इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये टोपोलॉजी जो शब्द है साथियों वो गणित से लिया गया है, और इस टोपोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया जाता था वो आकृतियों के संबंध में किया जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है और वह विभिन्न अवरोधकों का सामना करता है, तो करते हुए सामना उसकी शकल भी भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनाता है। जैसे जैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो आगे बढ़ेगा तो विभिन्न अवरोधकों से सामना करते हुए अपने शकल की भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनाता है, लेकिन उसका मूल रूप तो वही रहता है जैसे एक रबड़ बैंड प्लास्टिक का। इसका मतलब आप समझिएगा कि उसकी जो मूल प्रतिलिपि होती है वो तो वही रहेगी, लेकिन वो जब अधिगम करता जाता है तो वो उसकी फोटो स्टेट बनाता जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। इस सिद्धांत में बालक लक्ष्य प्राप्ति में आगे आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए अपनी सूझबूझ का प्रयोग करता है। आया ना सिद्धांत? इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? लक्ष्य सूझ सिद्धांत क्या कहते हैं? कहते हैं गोल इनसाइट थ्योरी। आपने वहाँ पर भी पढ़ा होगा अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है वो तो कॉलर वाला, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? ये लक्ष्य सूझ का सिद्धांत, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी सूझबूझ का प्रयोग करेगा। यहाँ पर ये गोल इनसाइट थ्योरी है, ये अलग है, ये आपको याद रखना है। अगला सिद्धांत है टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। ये टॉलमैन का है, इसको हम प्रतीक सिद्धांत या साइन थ्योरी भी कहते हैं। और इसमें टॉलमैन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। किसके माध्यम से? चिन्हों के माध्यम से। उन्होंने वातावरणीय उद्दीपकों को चिन्ह नाम दिया था। जो वातावरणीय उद्दीपक हैं उनको चिन्ह नाम दिया था। अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे गुथरी का समीपस्थ संबंध सिद्धांत या समीपता अनुबंधन सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव थ्योरी। और इसी का दूसरा नाम है प्रतिस्थापन सिद्धांत या स्थानापन्न सिद्धांत, सब्स्टिट्यूशंस थ्योरी। कई नाम है इसके, तो एडविन गुथरी का नाम भी आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों तथा अभिभावकों को उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच समीपता स्थापित करनी चाहिए ताकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को एक दूसरे उद्दीपक की ओर प्रतिस्थापित करने की क्रिया कहलाती है। तो यही आपको याद रखना है इस लाइन में। आगे चलते हैं। कार्ल रोजर्स का अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी। और इसी का दूसरा नाम है स्व सामर्थ्य सिद्धांत। ये कार्ल रोजर्स का है। इस सिद्धांत में यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। ये सिद्धांत यही कहता है। इसके लिए शिक्षकों को विद्यालय में सेमिनार, कार्यशाला, परिचर्चा, शैक्षिक भ्रमण आदि जैसी नीतियों का आयोजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं अनुभव करके कुछ सीख सके, क्योंकि अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। ये बात कौन कहते हैं? कार्ल रोजर्स कहते हैं। उसके बाद है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है ये भी, नीड हैरिकल थ्योरी।
मैस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकताएं हैं और ये 5 आवश्यकता एग्जाम में कई बार पूछी गई है, उसे अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और इनका क्रम भी आपको मैं बता दूं, इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है हमारी दैहिक आवश्यकता, नंबर 1 पर नीचे से चलना है हमको ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमारी दैहिक आवश्यकता, दूसरे नंबर पर हमारी सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरे नंबर पर संबंधता या स्नेह की आवश्यकता, चौथे नंबर पर है सम्मान की आवश्यकता, और पाँचवें नंबर पर है आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता। तो ये आपको याद रखना है। ये जो हमारी 2 स्टेज हैं, ये जो प्रथम 2 स्टेज हैं, ये हमारी कहलाती है निम्न श्रेणी की आवश्यकताएं। ये व्यक्तिगत होती हैं व्यक्ति के पास, या तो दैहिक होगी और दूसरी सुरक्षित। तीसरे नंबर पर जो आती है और चौथे नंबर पर आती है, ये तीसरे और चौथे नंबर की जो स्टेज हैं वो हमारी मध्य अवस्था मात्र आती है, और ये सामाजिक आवश्यकताएं होती है, जैसे स्नेह की आवश्यकता या संबंधता की आवश्यकता, और चौथे नंबर पर है सम्मान की आवश्यकता। और पाँचवीं हमारी उच्च अवस्था है, जिसको हम आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता कहते हैं, और ये हमारी बौद्धिक स्थिति से जुड़ी हुई होती है। तो आपको ये पाँचों की पाँचों ही अवस्था क्रम से याद रखनी है, नीचे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, यह आपको याद रखना है मैस्लो का, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से और 2 भागों में बांटा गया है, सुनिएगा कौन कौन से हैं। नंबर 1 सबसे पहले है आपको साहचर्य या परिधीय या उद्दीपक अनुक्रिया, यानी ऐसा स्टिमुलस रेस्पॉन्स व्यवहारात्मक सिद्धांत। अब इसमें अब आप सुनेंगे एसआर थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, यानी उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत जिन लोगों ने दिया था वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक उसमें आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पहले थे थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरे थे पावलाव, कुत्ते वाले जिनका प्रयोग किया था, यह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरे नंबर पर स्किनर, इन्होंने क्रिया परिशोध सिद्धांत। नंबर 4 पर क्लार्क पुनर्वनन का सिद्धांत, और नंबर 5 पर एडविन गुथरी समीपता अनुबंधन सिद्धांत। तो ये 5 आपको याद रखने जो एसआर थ्योरी के मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद है केंद्रीय, कौन है, केंद्रीय या क्षेत्रीय या संज्ञानात्मक सिद्धांत वाले मनोवैज्ञानिक। तो पहले हैं मैक्स वर्दीमर, इन्होंने गेस्टाल्टवाद सिद्धांत दिया था। उसके बाद अल्बर्ट बांडुरा हैं, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। और अगले हैं हमारे कर्ट लेविन, इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत या सदिश कर्षण का सिद्धांत दिया था। और एक है टॉलमैन, जिन्होंने चिन्हाकार सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, चिन्हाकार सिद्धांत। तो ये आपको इतना याद। अब देखो यहाँ से आपको सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत याद हो गए एक बार में ही। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, कुछ आधुनिक संज्ञानावादी थे, कुछ मानवतावादी भी थे। तो देखिएगा जेरोम ब्रूनर और आशुबेल, ये थे हमारे आधुनिक संज्ञानात्मक वाले। कौन थे, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित थे। और कार्ल रोजर्स और मैस्लो, ये 2 मनोवैज्ञानिक थे, ये मानवतावादी थे, ये दोनों मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। अब रोबोट एम गैनो का जो अधिगम सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है। अधिगम के प्रकारों को बताया था रोबर्ट गैने ने। अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, और इन्होंने सरल से जटिल की ओर इनको प्रस्तुत किया था। और एक क्रम भी इंपॉर्टेंट है, क्रम आपको बताएंगे हम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के प्रकारों की चर्चा अपनी पुस्तक थी जिसका नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखनी है। अब देखिएगा सबसे पहले आपको ये इनका ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहली जो अवस्था इन्होंने बताई थी वो बताई थी संकेत अधिगम, जो सबसे निम्न है। दूसरे नंबर पर बताई थी इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, दूसरे नंबर की उद्दीपक अनुक्रिया। तीसरे नंबर पर श्रृंखला अधिगम, चौथे नंबर पर शाब्दिक साहचर्य अधिगम, 5वें नंबर पर विभेद अधिगम, 6वें नंबर पर संप्रत्य अधिगम, 7वें नंबर पर सिद्धांत अधिगम, और 8वें नंबर पर समस्या समाधान अधिगम। तो ये नीचे से ऊपर की ओर चलती है, यानी इधर तो क्या है सरल है और ऊपर क्या है कठिन, इस तरीके से स्टेज बढ़ती जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई रॉबर्ट एम गैने की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो संकेत अधिगम है। पहला प्रकार संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य, 5वां विभेद अधिगम, 6वां संप्रत्यय, और 7वां सिद्धांत, और 8वां समस्या समाधान अधिगम। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ संबंध में आपको बता दूं, जो संकेत अधिगम हमारा पहला है, इसका संबंध किससे है, पावलाव के सिद्धांत से है। ये पावलाव के सिद्धांत से संबंध रखता है, सबसे निम्न है अधिगम वाला है।
और जो उद्दीपक अनुक्रिया दूसरे नंबर का वो व्यवहारवादियों से संबंधित है, और श्रृंखला जो अधिगम है वो स्किनर से संबंधित है। और ये प्रश्न तीनों ही एग्जाम में पूछे गए थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है, ठीक है ना। अब आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार सुनिएगा। आशुबेल ने भी अधिगम के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार। सबसे पहला बताया था रट कर के सीखना। आशुबेल रट कर सीखने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रकार बताया था और कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षक के अर्थपूर्ण अधिगम के स्थल पर रट कर सीखने पर बल देते हैं। नंबर दूसरा प्रकार बताया था अर्थपूर्ण सीखना। क्या है? अर्थपूर्ण होकर के सीखना, यानी समझ करके सीखना। चौथा बताया था अधिग्रहण सीखना, यानी धारण करना या आत्मसात करना। नंबर 4 पे बताया था खोजपूर्ण सीखना, अन्वेषण करना, यानी बच्चा स्वयं खोज करके समस्या का समाधान निकाले। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं अधिगम के प्रकार। तो देखिएगा, अधिगम के कई प्रकार हैं और इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। नोट्सों को क्या कर लेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। और हम उनको ऐप हमने दिया गया है, आपसे 21 रुपये केवल प्राइस लिया जा रहा है, वो भी वैलिडिटी का चार्ज, कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।